तो हमने पिछले सेशन में क्या देखा था? कौन एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके बताएगा कि क्या देखा था हमने पिछले सेशन में, लास्ट सेशन? यस बोलिए। यस, डज गॉड एग्जिस्ट थ्रू द साइंस हमने देखने का प्रयास किया था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और उसके लिए हमने किस चीज़ को देखा था? विज्ञान के नज़रिए से देखा था। वैसे तो मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा को नहीं देखा जा सकता है, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। कुछ मात्रा में आप उसको देख भी सकते हो, लेकिन पूर्ण मात्रा में आप एक विज्ञान की शाखा से दूसरे ज्ञान की शाखा को प्रूव नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना? एक शाखा से दूसरे शाखा को प्रूव नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई कवि किसी स्त्री का वर्णन करते वक्त उसको चंद्र की उपमा दे सकता है, वो उसके हिसाब से सही है। कविता के हिसाब से चंद्र की उपमा देना सबसे बेस्ट कविता कही जाएगी, किसी स्त्री के सौंदर्य को अगर वैसा वर्णित किया जाए। लेकिन विज्ञान के हिसाब से उसको प्रूव किया जा सकता है क्या? स्त्री चंद्र की तरह कैसे दिख सकती है? नहीं प्रूव किया जा सकता, क्योंकि दोनों ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। वैसे ही आध्यात्म एक ज्ञान की अलग शाखा है, इसको हर वक्त आप विज्ञान के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको विज्ञान के पटल के ऊपर उसको देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना मोटा मोटी हो सकता है, कई सारे वैज्ञानिक हैं वो इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, उन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है? इनके पास हो सकता है। किधर? अध्यात्म में हो सकता है उन प्रश्नों का उत्तर। जैसे एक साइंस है साइकोलॉजिकल साइंस। साइकोलॉजी साइंस विज्ञान के किसी भी डेफिनेशन में नहीं बैठता है, फिर वो एक ज्ञान की शाखा है, अलग शाखा है। एक व्यक्ति अचानक से, जिसने कभी बांग्लादेश गया भी नहीं कलकत्ता गया, लेकिन वो बंगाली बोल सकता है अगर उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाए तो। बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ऐसा होता है, पागलपन में ऐसा चीज़ें हो सकती है। व्यक्ति वो कार्य कर सकता है जो उसने कभी किया ना हो। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एक विज्ञान की अलग शाखा है, जिसको आप किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते हो ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसको प्रूव करना इम्पॉसिबल सा चीज़ है। लेकिन फिर भी हमने जो साइंस के प्रणेता जिनको कहा जा सकता है, जिन्होंने साइंस की नींव रखी, विज्ञान की नींव जिन्होंने रखी, उन वैज्ञानिकों का ओपिनियन हमने पिछले बार देखा था। वो भगवान के बारे में क्या करते हैं, और उनका मोटा मोटी तौर पे थोड़ा प्लस माइनस करके अगर आप देखोगे तो वो सभी लोग क्या कर रहे हैं? इस बात का स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं तो डाउट रहता है यार, फिर भी लग नहीं रहा है कि भगवान है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं देखा ना। मैंने नहीं देखा तो फिर भगवान है या नहीं? मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल भी दिया था कि मोदी आपने कभी देखा नहीं है। आप जो भी मोदी को देख रहे हो वो कहाँ पे देख रहे हो? टीवी पे देख रहे हो। पर्सनल रूप से 1 to 1 मोदी को देखना बड़ा ही दिक्कत सा कार्य है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है आपके पास। उसके बाद भी आपको मोदी मैक्स टू मैक्स मिलेंगे तो किसी प्रोग्राम में आप बैठ कर रहोगे, मोदी स्टेज पर रहेंगे, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप कभी ऐसा होने वाला है कि मोदी 2 घंटा गहन मीटिंग में आपके साथ बैठे, बहुत बड़ी चर्चा करें आपके साथ 2 घंटा? अरे 2 घंटा तो छोड़ो, 2 मिनट भी नहीं देने वाला है वो। 2 मिनट भी उसका प्राप्त करना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अगर 2 घंटा उसके साथ बैठना है तो आपको रिजर्व बैंक का गवर्नर वगैरह होना चाहिए। जब लगेगा कि अर्थव्यवस्था गिर रही है तो फिर वो रिजर्व बैंक गवर्नर और वो सभी जितने भी सारे तत्सम उनके समान के जितने सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके साथ मीटिंग में बैठेंगे कि भाई कैसे देश को संभालें ना, किस तरीके से हमारी गवर्निंग बॉडी को चलाया जाए। लेकिन हमारे साथ कोई मतलब नहीं है 2 घंटा बैठने के लिए। बल्कि मोदी किसी रोड से गुजरने वाला है ना, और उसको 2 घंटा लेट हो गया तो हमें रुका के लौका जाएगा। आप ट्रैफिक में आपको क्या किया जाएगा? खड़ा किया जाएगा। आपको अलाउ नहीं होगा उस रास्ते से गुजरना जहाँ से मोदी गुजरने वाला है। ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही है कि भगवान हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम क्या है? डिसक्वालिफाइड हैं, हम क्वालिफाइड नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना हमारे साथ कि हम वैज्ञानिकों ने जो चीज़ें बोली, भले वो हमको ना भी समझ में आ जाए, फिर भी हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। करते हैं नहीं करते? करते हैं ना, उसके ऊपर हम भरोसा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने बोला है। कई बार आप में से कितने लोग साइंस स्टूडेंट हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हो, या कोई ना कोई प्रयोग आपने किया है लाइब्रेरी में जाके?
आप मुझे दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि जो पुस्तक में लिखा था आपके साइंस के बुक में, वो जाके आपने लैब में चेक किया तो एज इट इज़ वैसा ही उत्तर आया आपको? इम्पॉसिबल, बहुत रेयर होता है। नहीं तो जो बुक में लिखा है वैसा उत्तर आपको कभी नहीं मिलता है। लेकिन आप फिर भी उत्तर क्या लिखते हो? जो छपा हुआ है वो, क्योंकि टीचर मार्क्स किसके ऊपर देने वाला है? जो छपा है ना उसके ऊपर देने वाला है। आपको क्या मिला उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता है। स्कूल में वैल्यू किस चीज़ का है कि ये बुक में ये उत्तर दिया है ना, तुमको ऐसा ही छापना है। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब इंजीनियरिंग में था तो C++ का एक बालागुरु स्वामी का पुस्तक आता है, बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक है वो, है ना। इन जनरल जितने भी सारे कंप्यूटर पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, वो बालागुरु स्वामी को तो अच्छे से जानेंगे। तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें से क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन को मैंने वो प्रोग्राम लिख दिया। प्रोग्राम लिखने के बाद मेरा जो एग्जामिनर था उसने उसको रॉन्ग कर दिया और मुझे जितना एक्सपेक्ट था उससे कम मार्क्स आए। मैंने पेपर मंगवाया, पेपर देखा तो वो प्रॉब्लम रॉन्ग कर चुका था। मैंने सर को जाकर पूछा कि भाई ये प्रॉब्लम रॉन्ग क्यों दिया आपने? उसने मुझे बालागुरु खोल के दिखाया, बोला ये देख तेरा कोडिंग देख और ये बालगुरु स्वामी का कोडिंग देख। मैंने सर को लेके कंप्यूटर के साथ बैठा, मैं बोला देखो बालगुरु का प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, इसमें एरर्स है, जो उसने छापा है ना उसमें एरर्स है। टीचर ने मुझे एक प्लेन आंसर दिया, बोले दिस इज द टेक्स्ट बुक, you have to write this only if you want to get the marks. You don't show me either your program running or not. Well, that doesn't matter. That you can do in the where when you are going to your professional life. There you go and run your program. But here I don't want your program either is running or not. What I want, this what is there. मैंने बालागुरु को 2 पेज का मेल लिखा, उसके जो पीछे मेल आईडी था उसके ऊपर कि यार तुम्हारा कोडिंग रन नहीं हो रहा और उसके वजह से मेरे मार्क्स जा रहे हैं। उन्होंने मुझे मेल भेजा, वी आर रियली सॉरी, अपोलोजाइज फॉर दैट, दिस इज सिंपली अ प्रिंटिंग मिस्टेक नॉट अ बालागुरु स्वामी मिस्टेक। उन्होंने ढकेल दिया किसके ऊपर? प्रिंटर के ऊपर ढकेल दिया, खुद के ऊपर लिया जिम्मेदारी नहीं लिया है। तो ये ऐसे डिफ़ॉल्ट बहुत सारे हो सकते हैं और यही चीज़ें हमारे साथ होती है जब हम भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। अभी वो कैसी होती है? सो वी आर गोइंग टू जस्ट सी फ्रॉम टुडेज सेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का। आप लोग एक एक चीज़ को क्या कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। वो हर चीज़ को अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, और याद नहीं रख पाएंगे तो कम से कम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी देखिएगा, ये आपने बचपन में पढ़ी स्टोरी है, बराबर है? ये बचपन में पढ़ी स्टोरी है। सभी अंधे 6 अंधे मिलकर अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे हाथी कैसे दिखता है, उसके ऊपर बहुत दिमाग लगाएंगे, लेकिन सभी के सभी क्या है? अंधे हैं। तो ये सभी अंधे अगर मिलके हाथी को देखने का प्रयास करेंगे कि हाथी कैसे दिख रहा है, तो हर किसी को हाथी कैसे दिखेगा? जिसने दांत सूंड को हाथ लगाया उसको लगेगा कि हाथी मतलब एक सर्प की तरह होता है। अंधा है ना बेचारा, तो सर्प समझ बैठा। जिसने पैर को हाथ लगाया उसको क्या लगेगा? ट्री बार्क, एक पिलर की तरह, एक पेड़ की तरह लगेगा। जिसने कान को हाथ लगाएगा उसको कुल्हाड़ी की तरह लगेगा हाथी। और भी है, जिसने पूंछ को हाथ लगाया उसको रस्सी लगेगा, जिसने पेट को हाथ लगाया उसको दीवार लगेगी, बहुत बड़ी दीवार है हाथी। ऐसा ही होने वाला है। ये बचपन में पढ़ी हुई स्टोरी है, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। अब ये स्टोरी जब आपने बचपन में पढ़ी हुई है, सबको हाथी अगर ऐसा दिख रहा है, हमारा भी हाल भगवान को ढूंढते वक्त ऐसा ही है। हमारा हाल कैसा है भगवान को ढूंढते वक्त? एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि हम जहाँ जिस तरीके से हमको समझ में आ रहा है वैसा हम समझने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं भगवान को, लेकिन वास्तव में हमें भगवान समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भगवान हमें वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए 3 पद्धति होती है ज्ञान को अर्जित करने की। उसको शास्त्र में प्रमाण कहते हैं। ज्ञान को अर्जित करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से 3 प्रमुख तरीके हैं। वैसे तो ज्ञान को अर्जित करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन वो सेकेंडरी से 3 मुख्य तरीके हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें से प्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण, द्वितीय आता है अनुमान प्रमाण, और तृतीय आता है कौन सा? शब्द प्रमाण। इन 3 चीज़ों को आपको आपके माइंड के ऊपर एकदम फिक्स्ड करना है ना, पत्थर की लकीर की तरह आपको फिक्स्ड करना है कि ये 3 प्रमाण है ज्ञान को अर्जित करने के। चाहे वो आप ज्ञान भगवान के बारे में अर्जित करें, आपका बुकिश नॉलेज अर्जित करें, आप प्रोफेशनल लाइफ से ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कहीं से भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तो भी ज्ञान को अर्जित कितने तरीके से किया जाता है? 3 तरीके से ज्ञान को अर्जित किया जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द।
इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, इन 3 चीज़ों के द्वारा ज्ञान को आप क्या करते हो, अर्जित करते हो, प्राप्त करते हो, ज्ञान को समझने का प्रयास करते हो। अभी हम इसमें से कुछ प्रमाण को देखेंगे। उसमें से प्रथम को ही हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहते हैं जो हम अपने आंखों से देखते हैं, चाहे आंखें हो या अन्य इंद्रियां हो, टच भी ज्ञान अर्जित करने का तरीका होता है, बराबर ना। तो जो भी हम सीइंग इज बिलीविंग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि विज्ञान ऐसे चलता है, विज्ञान वास्तव में ऐसे नहीं चलता। विज्ञान सीइंग इन बिलीविंग का कंसेप्ट पे नहीं चलता है ना, क्योंकि अगर सीइंग इन बिलीविंग पे अगर आप चलोगे तो पूरा फिजिक्स विज्ञान से हटाना पड़ेगा और केमिस्ट्री भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में सीइंग वाला कंसेप्ट ही नहीं है ना। जो दिख रहा है वो कंसेप्ट दोनों में नहीं आता, ना फिजिक्स में आता है ना ही केमिस्ट्री में आता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो मेरे आंखों से दिख रहा है उसके ऊपर मैं भरोसा करूं, बराबर ना। मुझे मेरे दिमाग में एक आइडिया भरी हुई है कि बाल लंबे होने चाहिए ना, बाल लंबे होने चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, साड़ी पहनी हुई चाहिए या क्या कहते हैं चूड़ीदार, कर्स वगैरह ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हाथ में बैंगल होने चाहिए, तो उसको औरत कहेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता, ये मेरे दिमाग की आइडिया है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सीइंग इन बिलीविंग के ऊपर अगर मैं चल रहा हूँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो मुझे दिख रहा है उसके ऊपर मैं भरोसा करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रेलवे के 2 ट्रैक कभी मिलते हैं, नहीं मिलते, वो कभी नहीं मिलते 2 ट्रैक। लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या लगता है, कुछ दूरी के बाद जाके वो मिलने वाले हैं। दिख रहा है जूमिंग पिक्चर, आगे कुछ समय के बाद हमें दिखता है कि वो दोनों क्या होने वाले, ट्रैक मिलने वाले हैं। लेकिन वो प्रत्यक्ष में वैसा कभी होने वाला है, नहीं होने वाला। तो सीइंग इन बिलीविंग को आप कभी भी सच नहीं मान सकते हैं। कई सारे मिरर होते हैं, कॉन्केव लेंस बोलते हैं, और कई सारे लेंस होते हैं जिसमें आदमी मोटा, छोटा, नाटा, लंबा, चौड़ा, पतला कैसे भी किया जा सकता है। होता है, नहीं होता, कैसे भी होता है। लेकिन वो सच्चाई है क्या? तो फिर सीइंग बिलीविंग के ऊपर आप कितना बिलीव कर सकते हो? ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जिसको देख रहे हो वो चीज़ें वास्तव में हो नहीं सकती है। जैसे अगर आप कोई लकड़ी को पानी के अंदर डालो तो लकड़ी कैसी दिखती है? टेढ़ी दिखती है। वास्तव में टेढ़ी होती है? नहीं होती है। तो फिर आप सीइंग इन बिलीविंग के ऊपर विश्वास करोगे कि जो दिख रहा है उसके ऊपर मैं भरोसा करके चलूँगा। विराज तो आप सब लोगों को अच्छे से याद होगा, है ना। खास करके अभी जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप सड़क के ऊपर दूर देखोगे तो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, वहाँ पे पानी है। रेगिस्तान में देखोगे तो आग लगी हुई लगती है। रेगिस्तान में अगर आप जाके दूर से देखोगे कड़ी धूप में तो ऐसा लगता है वहाँ आग लगी हुई है, या कहीं पे लगता है कि पानी है करके, मृगजल कहते हैं उसको। लेकिन वो वास्तविकता है क्या? नहीं है। मतलब हम जो दिख रहे हैं उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिसको आप देख रहे हो उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ही होता है, क्यों हम भरोसा नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास 4 डिफेक्ट है। देखिएगा, अभी मैं दूसरी चीज़ की ओर जा रहा हूँ। पहले हमने 3 प्रमाण देखे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसमें से हम क्या देख रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण को देख रहे हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो मैं आंखों से देख सकता हूँ, इसको हमने प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से मिला हुआ ज्ञान पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, बराबर ना। जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, इसके ऊपर हम पूर्ण रूपे से भरोसा नहीं कर सकते, पूर्ण रूपे में फेथ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट हैं। ये गड़बड़ क्यों दिख रहा है हमें? जो दिख रहा है वैसा वास्तव में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर कितने डिफेक्ट है? 3 प्रमाणास में से प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष एग्जैक्टली नहीं होता है, उससे ज्ञान जो प्राप्त होता है वो पूर्ण रूपे न सच नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर कितने डिफेक्ट है? 4 डिफेक्ट है। क्लियर है ना? अभी यहाँ से आपको ठीक से ये सब चीज़ें समझिएगा, तभी आप एक अलग लेवल पे उठ पाएंगे अध्यात्म को समझने के लिए। अभी हमारे पास 4 प्रकार के डिफेक्ट हैं। पहला है इनपरफेक्ट सेंसेस। पहली चीज़ होती है जिसको कहा जाता है इनपरफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। दूसरा
टू बी इल्यूजन, हम माया में आ सकते हैं, बहुत आसानी से हम माया में आ सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, ये हमारी टेंडेंसी है। कोई भी व्यक्ति 100 आउट ऑफ 100% सही हो सकता है? नहीं हो सकता, दैट इज टेंडेंसी। एंड फाइनली इज व्हाट? चीटिंग प्रोपेंसिटी। हमारे अंदर मन है ना, मन के साथ रह रहा है तो चीटिंग प्रोपेंसिटी भरी हुई है, चीट करने की टेंडेंसी हमारी भरी हुई है। अभी इसको आप किस तरीके से देखोगे तो पहला डिफेक्ट है इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां है ना अपूर्ण है। कैसी इंद्रियां अपूर्ण है? हमारे आंखों से दिखता है, आप 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर आंखों से कुछ लाओगे, 25 या 15 सेंटीमीटर के अंदर, तो वो चीज़ दिखती है हमें? नहीं। देखो, मैं एक आँख क्लोज करके भी उंगली को देखने का प्रयास करूँगा ना, कुछ नहीं समझ में आएगा ये उंगली क्या है। दिखती है? नहीं दिखती है। कुछ डिस्टेंस के बाद वाली जो चीज़ है वो हमें दिखाई देती है? नहीं। भले ही बीच में दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को आपने कहीं 200 मीटर के ऊपर खड़ा किया, 1 किलोमीटर दूर खड़ा किया, तो आप बता सकते हैं उसका हाइट कितना है? नहीं बता सकते। 1 किलोमीटर दिख तो रहा है वो आपको, लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि ये व्यक्ति 1 किलोमीटर पर खड़ा है, पर मुझे थोड़ा बताइए इसका हाइट कितना है, मुझे उसको नज़दीक आने तो मैं बता पाऊंगा। एक 150 मीटर के रेंज में है तो मैं मोटा मोटी उसका हाइट बता दूंगा कि ये 5 फीट 5.5 फीट का है, लेकिन 1 किलोमीटर वाला नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां है ना वो इम्परफेक्ट है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा हेयरिंग कैपेसिटी भी, कुछ आवाज़ है ना वो कुछ डेसिबल के जो नीचे हैं वो हम सुनाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ डेसिबल के ऊपर अगर आवाज़ उठ गया तो समझ में नहीं आता है हमें। चल तो रहा है कुछ, तो जोर से साउंड आ रहा है, लेकिन क्या बोला जा रहा है वो समझ में आता है? नहीं आता है। ये चीज़ें किसको दर्शा रहा है? हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है। हमारी इंद्रियां कैसी है? अपूर्ण है, पूर्ण रूपेण नहीं है हमारी इंद्रियां। और इसलिए बहुत बार हम विज्ञान में किसका सहारा लेते हैं? किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। वैज्ञानिक लेते हैं नहीं लेते? इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण होती है। और इंद्रियां अपूर्ण है वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या लिए हुए हैं? सहारा लिए हुए चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए ये नोबेलाइट साइंटिस्ट है, वो क्या कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के बारे में या इंद्रियों के ऊपर? समझ गया? रीड इट लाउडली। Even if we photograph stars, eventually we have to take in by our senses what the photo shows. Furthermore, without our senses, we cannot handle a camera. Even if we amplify it, refined by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. ये नोबेल इनको प्राप्त हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम कितना भी कोई भी कैमरा या इंस्ट्रूमेंट किसी को भी ले लें तो भी क्या नहीं होने वाला है? हम उससे पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अभी सीइंग इन बिलीविंग के ऊपर जाओगे तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो देखा है उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन उससे प्राप्त ज्ञान क्या है? अपूर्ण है, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। दूसरा डिफेक्ट हमारे साथ क्या है? बीइंग इल्यूजन। हम बहुत जल्दी इल्यूजन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इल्यूजन में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप लेमन खाने के बाद गुलाब जाम खाओ, गुलाब जाम उतना टेस्टी नहीं लगेगा। गुलाब जाम खाने के बाद अगर आप संतरा खा लेते हो, ऑरेंज खा लेते हो, तो ऑरेंज की मिठास समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी, कभी नहीं समझ में आएगी। शक्कर खाने के बाद चाय पी लो, चाय मीठी लगेगी? नहीं लगेगी। ये इल्यूजन है, ये माया के जैसा है। आप अगर गर्म ठंडे पानी में हाथ डाल के तुरंत गर्म पानी में डालोगे तो पानी की गर्माहट समझ में आती है? नहीं समझ में आती है। गर्म पानी में हाथ डाल के तुरंत ठंडे पानी में डालोगे तो पानी ठंडा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारे इंद्रियों के साथ का ये दोष है, इसको इल्यूजन कहते हैं। हम तुरंत ही इल्यूजन में आ जाते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये पिक्चर दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ पे 2 औरतें हैं, एक बूढ़ी औरत है और एक जवान औरत है। कितने लोगों को दिख रही है बूढ़ी औरत? अच्छा, जवान औरत कितने लोगों को दिख रही है? दोनों ही एक पिक्चर में है। ये जो जवान औरत है ना उस तरफ देख रही है, उसका ये नाक है ना? और अगर ये नाक पूरा पकड़ेंगे ना, ये मुख पकड़ेंगे और ये चिन पकड़ेंगे तो ये बूढ़ी औरत बन जाएगी, है ना? 2 औरतें एक ही पिक्चर में।
इल्यूजन है ना। अभी सीइंग इन बिलीविंग के ऊपर आप जाओगे तो क्या इसमें दिख रहा है आपको? एक ही पिक्चर में दो दो चीज़ें दिख सकती हैं। जो दिख रहा है, अभी यहाँ पे कोई भी वाइट ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है वाइट ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है? उसको नहीं किया हुआ है, इल्यूजन है ना, पूर्ण रूपेण इल्यूजन है। सीइंग इन बिलीविंग जो दिख रहा है लेकिन पूरा इल्यूजनरी दिख रहा है। ये पिक्चर तो फेमस पिक्चर है, बराबर ना, बहुत बार आपने इसको देखा होगा। इसमें कई सारी चीज़ें एक ही पिक्चर में दिख सकती है। वास्तव में एक बूढ़ा और बूढ़ी है, लेकिन एक ही पिक्चर में कई सारे हैं। ये डॉट्स देखो, इनको एक ठीक से देखो तो ये ऐसे दिखता है कि मूव हो रहे हैं करके, हिल रहे हैं ना वो। ये भी अगर आप एक किसी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये सभी मूव हो रहे हैं, ये भी घूम रहे हैं। अगर आप सेंटर के ऊपर ध्यान दोगे ना तो आपको लगेगा कि ये सर्कल भी रोटेट हो जाता है ना, ये सर्कल रोटेट हो रहे हैं। तो बेसिकली कहने की चीज़ यही है, हमारे सेंसेस है ना, वो क्या है, इल्यूजन में जा सकते हैं। पहले तो इम्परफेक्ट्स है ना, कोई भी चीज़ उनको दिखाओ तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। कुछ एक पर्टिकुलर रेंज है, उतनी ही रेंज में समझेंगे, उसके ऊपर नीचे नहीं समझते हैं। और उसके साथ साथ अभी क्या हो रहे हैं, वो माया में भी जा सकते हैं, इल्यूजन में जा सकते हैं। कमिटिंग मिस्टेक्स, हमारी कई बार मिस्टेक्स होती है। कैसे मिस्टेक होती है? जैसे साइंस का ही मैं एक रिसर्च बताता हूँ। साइंस के रिसर्च के अनुसार 1950 के पहले सोचा जाता था कि ब्रेन जो है ना, वो ब्लड को ठंडा करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये वैज्ञानिकों का कहना था। विज्ञान इसको भरोसा लेके चल रहे थे कि ब्रेन किसको ठंडा कर रहा है, बॉडी को ठंडा कर रहा है, लेकिन इसको ब्लड को ठंडा कर रहा है। लेकिन बाद में रिसर्च के बाद पता चला यार ऐसा तो है नहीं। ब्रेन का क्या है, ब्रेन का वास्तव में कोई अलग ही कार्य है। साइंस के जितने भी सारे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग किया होगा उनको तो पता होगा, थर्मोडायनामिक्स लॉ 1 लॉ 2 लॉ 3 आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि चीटिंग वाला है, इल्यूजन वाला है, एक परफेक्शन नहीं होता है। इसलिए आपने मैक्लियोर सीरीज, फूरियर सीरीज, टेलर सीरीज, मैथमेटिक्स पे खोल के देखो, पहला वाला सीरीज वाला बोलता है कि ये गलत था, साइंटिस्ट ने उसको फिर सिलेबस से निकाल देते हैं, बोलते ठीक है ये टेलर लेके आए, टेलर को लेके आओ, उसकी सीरीज को पढ़ाओ फिर से मैथमेटिक्स में। फिर कुछ साल के बाद कोई नया रिसर्च करने के लिए आएगा, बोलेगा ये गलत है ना, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था। फिर उसको क्या करते हैं, वो लॉ को आउट कर देते हैं, नया लॉ को लेके आते हैं। ये साइंस के साथ हो रहा है क्योंकि हमारी कमिटिंग मिस्टेक हो सकती है हमसे। एंड द फाइनली चीटिंग टेंडेंसी। चीटिंग टेंडेंसीज के ऊपर कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसमें जाऊंगा नहीं उस सभी एविडेंस में, क्योंकि जितने भी सारे क्या किए हुए हैं, प्रूव करने के लिए प्रयास किए ना, मनुष्य किसके जरा दिखता है, बंदर की तरह दिखता है। तो उसमें बाद में रिसर्च में पता चला कि वो जितनी भी सारी खोपड़ियाँ मिली हुई थी ना, उनको घिसा हुआ था मैच करने के लिए मनुष्य के साथ, और उसको प्रूव करने के लिए। इसके ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं, आप बुक देखिएगा, क्योंकि हमारी चीटिंग टेंडेंसी है। आप एग्ज़ाम में बैठे हो और टीचर अगर एग्ज़ाम हॉल से चला जाए, एग्जामिनर एग्ज़ाम हॉल से चला जाए, तो होशियार से होशियार बच्चा भी दूसरे को बात करके पूछता है कि क्या चल रहा है करके तुम्हारा। पूछता है नहीं पूछता, जबकि ये अलाउड नहीं है, फिर भी पूछता है, बिकॉज वी आर हैविंग, हमारी वो टेंडेंसी है, चीट करने की टेंडेंसी है हमारी, और वो टेंडेंसी की वजह से हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। और इसलिए ये चार दोषों की वजह से जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम ज्ञान हासिल करते हैं, वो ज्ञान कैसा है, अधूरा है। क्लियर? वो ज्ञान अधूरा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट इज अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण है ना, वो अंदाजे पे चलता है। हमारा मैथमेटिक्स जो है ना, वो किस पे चलता है, अनुमान पे चलता है। बराबर? अगर मैथमेटिक्स अंदाज पे चलने लगा, इसका मतलब आधा फिजिक्स किस पे चल रहा है, एजम्पशंस पे चल रहा है। फिजिक्स 50% क्या चलता है, मैथमेटिक्स के ऊपर भरोसे पे चलता है। मैथमेटिक्स ही एजम्पशन के भरोसे चल रहा है, वो किसी के भरोसे है, वो एजम्पशंस लेके चल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा ना, x इज इक्वल टू दिस देन दिस विल हैपन ना, उतना ही चलता था। x इज इक्वल टू, ऐसी कई सारी चीज़ें चलती है, इसको एजम्पशन किया जाता है। एजम्पशन को ही कहा जाता है अनुमान प्रमाण।
सूरज से लेकर पृथ्वी तक का डिस्टेंस कितना है ये किसी ने टेप लेके मेजर किया है? किसी ने टेप लेके मेजर नहीं किया। किया किसी ने टेप लेके? फिर हम किस बेसिस पे बता रहे हैं उसको? जो एजम्पशंस है, मैंने खुद मैथमेटिक्स 4 सॉल्व किया है, 4 पेज लगते हैं पूरा सॉल्व करने के लिए, और 4 पेज सॉल्व करते वक्त बीच में लगभग 4 से 5 बार तो एज्यूम करना पड़ता है कि ये आगे ऐसा होगा तो ही ये मैथमेटिक्स आगे बढ़ेगा, और उसके बाद फाइनली क्या निकलता है? एजम्पशंस के ऊपर निकलता है। समुंदर की डेप्थ किसके ऊपर निर्भर कर रही है? एजम्पशंस। एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो कुछ साउंड क्रिएट करता है ना, समुंदर के सरफेस पे वो साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड नीचे जाएगा, वो किसी तरह से टकरा के रिफ्लेक्ट होके आएगा, और ये क्या बोल देंगे? यही डेप्थ है। हो सकता है आधे में कोई लोहा मिले, उसके ऊपर टकरा के आ गया तो ये आधी ही डेप्थ हो गई उनकी, वो पूरी डेप्थ को कंसिडर ही नहीं करेंगे। यही चलता है समुद्र की डेप्थ। तो एजम्पशंस होते हैं, ये अनुमान ऐसे हैं। और सबसे बड़ा अनुमान जो हम सब लोग इतने सालों से धोखे में हैं, बिना बुक पढ़े हुए हैं, वो डार्विन को लेके कि हम बंदर से आए हुए हैं। ये डार्विन ने सिर्फ एजम्पशंस के ऊपर बोला है। जब मैंने पहली बार ये बात सुना था कि बंदर की पूंछ जा के इंसान बन गए, तो मैंने डेफिनेटली तब मुझे अच्छे से याद है, मेरे टीचर को हाथ खड़ा करके पूछा था कि मेरे घर में गाय है, गाय की पूंछ चली गई तो गाय से क्या बन सकता है? अगर बंदर से मनुष्य आया तो गाय से भी तो कुछ तो होना चाहिए था। नहीं, तो उस समय में गाय नहीं होनी चाहिए थी। कोई तो एक चीज़ है कि बंदर अकेला था, उसका क्या हो गया? उसमें कई सारी उत्क्रांतियाँ होती गई और मनुष्य आया, तो तब बंदर अकेला ही था, अन्य भी लोग होंगे ना, तो उनके साथ क्या हुआ होता के साथ? नोबडी इज हैविंग आंसर, इवन डार्विन डजंट हैव दिस आंसर। क्योंकि डार्विन ने ये जिस बुक में लिखा हुआ है, उस बुक को आप देखिएगा कि डार्विन क्या कह रहा है। Able to see from there, otherwise you can come this side. Okay, then read. In one of his letters to A.R. Wallace, Darwin wrote, "I am a firm believer that without speculation there is no good and original observation. After 5 years' work, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. These I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusions, which seemed to me probable. Origin of species." ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उसने लिखा है कि मनुष्य किससे आया हुआ है? बंदर से आया हुआ है। ये उनका बुक का या थीसिस कहिएगा उसके रिसर्च का। उसी में वो बोल रहे हैं कि ये सब किसके ऊपर चल रहा है? एजम्पशंस के ऊपर चल रहा है, स्पेकुलेशन पे। 5 साल के बाद मैंने क्या किया, बोला समझ गया मैं कि स्पेकुलेशन के बिना आप कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हो। अभी स्पेकुलेशन को सच मान के चलेंगे? यही डार्विन आगे देखिए, और भी कई सारे जगह पे बहुत सारी चीज़ें कह रहा है। डार्विन ने कई सारी चीज़ें लिखी कि मनुष्य कैसे आया है? मंकी से आया है। उसी बुक में जिसमें उसने ये चीज़ लिखी है, उसी बुक में वो पेज नंबर 184 पे क्या लिख रहा है, पढ़ो। How the bear evolved into a monstrous whale. In North America, the black bear was seen swimming for hours with wide open mouth, thus catching like a whale insects in water. Even so extreme a case as this, if the supply of insects were constant and if better adapted competitors did not already exist in the country, I can see no difficulty in a race of bears by natural selection, more and more aquatic in their structure and habits, with larger and larger mouths till a creature was produced as monstrous as a whale. Origin of species. 1964 की एडिशन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, जिसमें पेज नंबर 184 पे ये डार्विन का खुद का थीसिस है, जिसमें डार्विन बोल रहा है कि मगर वेल जो है, वेल जो पानी में सबसे बड़ा मछली है, वो कहाँ से आया? तो बोला एक बियर पाया जाता है, पोलर बियर्स के जैसा, वो उसको मछली खाने की आदत थी, इसलिए वो समुद्र में बड़ा मुंह कर घुस जाता था। वो बड़ा मुंह करते करते क्या बन गया? वो एक बड़ा मछली बन गया। डजंट लुक इट्स फूल काइंड ऑफ द कंसेप्ट ना। और हम भरोसा रख रहे हैं उसके कि हम किससे आए हुए हैं? बंदर से आए हुए हैं। ये उसी बुक से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस बुक में उसने ये चीज़ रखी है कि हम बंदर से आए हुए हैं। सेम डार्विन जो है वो देखो जिराफ के बारे में क्या बोल रहा है। Why giraffe has long neck? Long-necked giraffes and short-necked giraffes existed together, but short-necked giraffes disappeared because they were very hungry and they couldn't reach leaves from trees, so they died. And long-necked giraffes survived. This is why we only see giraffes with long necks today.
जिराफ को लेकर डार्विन का कहना है कि पहले जिराफ की गर्दन बड़ी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से नीचे घास नहीं उगती थी, सिर्फ पेड़ के पत्ते थे, तो जो लोग ऊंचा गर्दन करके खा चुके वो रह गए, और जिनकी गर्दन नहीं खींच पाई वो लोग क्या कर दिए, वो स्पेसिस चली गई, वो अभी दिख नहीं रहे, और वो गर्दन बार बार ऊपर ढकेल रहे थे ना, इसलिए उनकी गर्दन क्या हो गई है, लंबी हो गई है। ये ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आप बुक खरीद के पढ़ना, ये मैं पेज नंबर के साथ आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें डार्विन बता रहा है। The loopholes. If giraffe had to stretch the neck, did they not drink water? What about other quadrupeds like deer? According to this theory, they should all be dead. If monkeys have evolved into humans, why are monkeys still surviving in the present? ना, अगर जिराफ ऊपर पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचता था तो पानी पीने के लिए भी नीचे झुकाता था ना, तो इक्वल बैलेंस होना चाहिए था ना। पत्ते खाने के बाद पानी पी गया तो फिर भी उसके ऊपर वही इफेक्ट रहा। सेम किसके बारे में है, सेम मंकीज के बारे में है। तो ऐसी थियरियाँ है ना, ये डार्विन ने लिखी हुई है। Darwin tried to give a mechanism of evolution by his own speculation based on his material outlook. It is a fact that Vedas also talk of evolution, but not of the body, but of spirit soul. Vedas say that soul, who is residing in one body, moves at the time of death to another body, not that one body changes to another. यस, वेदास कभी भी नहीं भूलते हैं कि एक शरीर दूसरे शरीर में परिवर्तित हो गया है, तो सोल चला जाता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे जगह चली जाती है, लेकिन शरीर कभी भी क्या नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो अभी ये सभी चीज़ें हैं ना, गो लिटिल फास्ट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये सभी चीज़ें अनुमान प्रमाण में आती है। तो अगर हम अनुमान लगाएंगे, हमें कंप्लीट नॉलेज ना होते हुए, तो फिर क्या होने वाला है हमारे साथ, ऐसा ही होने वाला है। ये डार्विन ने जैसे अनुमान लगाया ना, वैसे कई सारे बीच में कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं जस्ट वो स्किप किया क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, क्योंकि आप लोग लेट आते हो। सो आई स्टार्टेड लेट, 12:30 बजे मैं पूछता हूँ यहाँ कितने लोग हैं, तो बोलते 10-15 ही लोग हैं। सो आई स्टार्टेड एट 12:30, तो सबको एक्सप्लेन करने के लिए समय मिलेगा, बट देन बहुत सारे लोगों का छूट जाएगा। तो 3 प्रमाण में से 2 समझ में आए, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण समझ में आया। प्रत्यक्ष प्रमाण को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास 4 दोष हैं, वो भी समझ में आए, बराबर है, 4 दोष हैं। उसके बाद आए अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण कैसे चल रहा है देखा, पूरा का पूरा किसके ऊपर है, अजम्पशन पे है। अभी ये दोनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के ऊपर आप भरोसा रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। अभी साइंस जो है ना, ये दोनों के ऊपर चलता है। साइंस मेजॉरिटी अनुमान प्रमाण को लेकर चलता है और थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर चलता है, लेकिन ये दोनों प्रमाण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये पूर्ण रूपे ना आपको ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इनके अंदर के दोष भी देखे। फिर एक तीसरा प्रमाण बचता है, उसको कहा जाता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के बारे में भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। कहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि विदु। ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो वो परंपरा में होना चाहिए, ना कि किसी के एजम्पशन से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? परंपरा में, किसी बोनाफाइड अथॉरिटी से आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ना कि किसी ने बोला कि मैंने रिसर्च कर दिया। कल तुम्हारा रिसर्च गलत हो सकता है ना, कल तुम्हारा रिसर्च गलत हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तब तक तो बहुत सारा समय निकल चुका होगा। आपको तो ये भी पता होगा कि बहुत समय पहले साइंस में ही जो ट्रीज़ है वो जीवित करके नहीं माने जाते थे, उनको डेड माना जाता था, बराबर है ना। इंडियन साइंटिस्ट जिसने ढूंढ के निकाला कि ट्रीज़ में क्या होती है, लाइफ होती है, ये डेड नहीं होते हैं, इनके अंदर भी लाइफ होती है नहीं है, ये इंडियन साइंटिस्ट का रिसर्च है। तो ये अनुमान प्रमाण का बेसिस है। इसलिए जो ज्ञान होता है वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण से होना चाहिए। कैसे शब्द प्रमाण से होना चाहिए? अभी ये बच्चा है, ये इसके सामने एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है इसके सामने कि मेरा पिता कौन है, हुज माय फादर। ये बच्चे के सामने प्रश्न है। अभी ये बच्चा इसको सॉल्व कैसे करेगा? चलो मॉडर्न टेक्निक से सॉल्व करने के लिए चला जाए। कौन से टेक्निक से? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट के अनुसार कहा जाता है कि एक तो पूरे संसार में जितने सारे लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट करने के लिए 800 साल लगेंगे,
और 800 साल लगने के बाद आपका डीएनए लगभग कितने लोगों के साथ मैच होगा? इनमें से 200 लोगों के साथ मैच होगा। संसार में जितने सारे लोग हैं उसमें से 200 लोगों के साथ मेरा डीएनए मैच हो सकता है। मेरे पिता के साथ होगा, माता के साथ होगा, भाई के साथ होगा, बहन के साथ होगा, दादा के साथ होगा, दादी के साथ होगा, नानी के साथ होगा, नाना के साथ होगा, मामा के साथ होगा, मौसी के साथ हो सकता है मेरा डीएनए मैच। इधर बुआ के साथ मेरा डीएनए मैच हो सकता है, चाचा के साथ मेरा डीएनए मैच हो सकता है, चाचा के बच्चों के साथ मेरा डीएनए मैच हो सकता है, क्योंकि हम एक ही ट्री से आए हुए हैं। तो इन सबके साथ ये बच्चे का डीएनए मैच होगा। तो अब ये बाप को ढूंढेगा कैसे? व्हाट इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर? हाँ, मम्मी को पूछे। इज अ सिंपल प्रोसीजर है कि उसको पता करवाना है कि भाई मेरा फादर कौन है। जस्ट गो एंड आस्क टू होम बोनाफाइड अथॉरिटी। दादा दादी को जाके मत पूछो, बोनाफाइड अथॉरिटी को जाके पूछो दैट हु इज माय फादर, गो एंड आस्क टू योर मदर। मम्मी बोलेगी कि ये बंदा तुम्हारा फादर है। कोई टेस्ट करने की आवश्यकता है, कोई अनुमान की आवश्यकता नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं, बिकॉज शी इज द बोनाफाइड अथॉरिटी। वो बोनाफाइड अथॉरिटी है प्राप्त करने के लिए ज्ञान। समझ में आ रहा है बोनाफाइड अथॉरिटी किसको कहते हैं? वो उसके द्वारा जो अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहा गया जाता है शब्द प्रमाण। क्लियर? शब्द प्रमाण, बोनाफाइड अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज होनी चाहिए? जितना पिता को ढूंढने के लिए ममा का अथॉरिटी होता है ना, उसको कहा जाता है बोनाफाइड अथॉरिटी। उससे आया हुआ ज्ञान को हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान क्या है? बोनाफाइड है। तो वेदांत जो है, वेद जो है वो हमारे माँ के समान है, और भगवान हमारे किसके समान है? पिता के समान है। तो फिर भगवान को जानने के लिए हमें साइंस को ना पूछते हुए किसको पूछना चाहिए? वेदों को पूछना चाहिए कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट द गॉड ना। इट्स लाइक ना, कॉलेज जो होता है ना, वैदिक प्रोसीजर होती है ज्ञान प्राप्त करने की, यह संप्रदाय के थ्रू चलती है। वैदिक ज्ञान जो होता है वो संप्रदाय के थ्रू चलता है। संप्रदाय किसको कहते हैं? तो कॉलेज जो है ना वो एक बोनाफाइड अथॉरिटी कॉलेज है, जो संप्रदाय के समान है, और उसमें पढ़ाने वाला प्रोफेसर जो है वो किसके समान है? वो गुरु है जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है। और जो टेक्स्ट बुक है आपके, वो किसका काम कर रहे हैं? दे आर द वेदास ना। तो संप्रदाय के थ्रू ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ वो गुरु के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। और गुरु ने कहाँ से पढ़ाना चाहिए ज्ञान? अपने अनुभव से नहीं, उसने कहाँ से पढ़ाना चाहिए? टेक्स्ट बुक से पढ़ाना चाहिए। अब ये संप्रदाय किस चीज़ को कहते हैं? देखिए, संप्रदाय उस चीज़ को कहते हैं क्योंकि अथॉरिटी जब बोली जाती है ज्ञान की, तो आप आके मेरे पास पढ़ोगे इंजीनियरिंग, तो आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ बोनाफाइड अथॉरिटी। बोनाफाइड अथॉरिटी कौन है? फेक यूनिवर्सिटीज़ नहीं। जिस यूनिवर्सिटी को वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उसको UGC आए ना, उन्होंने UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो UGC ने जिनको पारित किया हुआ है वही क्या है? बोनाफाइड है। वो छोड़ के बाकी के फेक है। आप अगर जून जुलाई में देखोगे ना एजुकेशन के सेक्टर में, तो हर साल हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट पब्लिश करती है, बोलती है ये कॉलेज है ना फेक है, इनमें गलती से भी मत जाना। कभी देखा है? हर साल ये लिस्ट पब्लिश होती है। हर साल बोलते हैं कि इतने सारे फेक कॉलेजेस चल रहे हैं, इतने सारे फेक यूनिवर्सिटी चल रही है। पढ़ा है कभी आपने ये सभी ना? दे आर द फेक, दे आर नॉट बोनाफाइड। बोनाफाइड जो होता है उसी को कहा जाता है क्या? संप्रदाय। संप्रदाय मतलब वो बोनाफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए। और उसके द्वारा फिर जितने भी सारे टेक्स्ट बुक्स है वो कैसे है? टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक भी बोनाफाइड है। उनमें भी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कैसी है? वो बोनाफाइड है। जैसे आप वैदिक ज्ञान में देखिएगा, वेदांत में कई सारी चीज़ों के ऊपर भाष्य किया हुआ है। कई सारे लोग भविष्यवाणी कहते हैं वेदांत आर बोनाफाइड। क्यों बोनाफाइड है? क्योंकि गौतम बुद्ध आने के पहले श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम 5000 साल पूर्व लिखा गया। गौतम बुद्ध कब आए हैं? 2500 साल या 2600 साल पूर्व। लेकिन श्रीमद् भागवतम में गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की हुई है, श्रीमद् भागवतम में चाणक्य के बारे में भविष्यवाणी की हुई है, श्रीमद् भागवतम में अशोक के बारे में भविष्यवाणी की है, श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए उनके बारे में भविष्यवाणी की हुई है। और उसके साथ साथ भविष्य पुराण में आप देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा है। भविष्य पुराण आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर जीसस के बारे में लिखा है। ये सभी ग्रंथ जबकि 5000 साल पूर्व लिखे हैं, लेकिन भविष्य में आने वाली हर घटनाएं इसके अंदर क्या है? मेंशन है, बिकॉज दे आर द बोनाफाइड संप्रदायज। लेकिन हुआ क्या ना, इन बिटवीन
आई विल नॉट गो टू द वीडियोज़ क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है हर वीडियो को देखने के लिए। इन बिटवीन वेदों के आपको शब्द प्रमाण तो समझ में आ गया। वेदास आर द शब्द प्रमाण, क्योंकि वो कैसे है, बोनाफाइड अथॉरिटी से आना चाहिए। और बोनाफाइड अथॉरिटी से अगर आप वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हो तो उसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो। वैदिक ज्ञान भी कैसा होना चाहिए, अगेन वो किससे आना चाहिए, बोनाफाइड व्यक्ति से आना हुआ चाहिए। कितना बोनाफाइड होना चाहिए, जस्ट लाइक अ मदर। पिता को ढूंढने के लिए मदर जितनी बोनाफाइड अथॉरिटी है उतना ही बोनाफाइड अथॉरिटी से वैदिक ज्ञान को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तब उस ज्ञान के ऊपर आप भरोसा रख सकते हो। अभी बीच में वैदिक ज्ञान के साथ क्या हुआ था, खास करके हम इंडियंस के साथ, अगर आपको थोड़ा सा आप पीछे जाके देखोगे प्री ब्रिटिशर्स इंडियाज को, इंडिया जो ब्रिटिश आने के पहले या ब्रिटिश एंटर कर रहे थे तब का सिचुएशन अगर देखोगे तो एक ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा वहाँ से लंदन से ना वहाँ से टीम भेजा था, वो बंदे का नाम है, ही वॉज द चेयरमैन फॉर दैट, जस्ट फॉर द नेम, उनके अंडर एक बड़ा टीम भेजा था। एंड इन दैट टीम दे केम हियर एंड दे रिसर्च कि हम इंडिया को कैसे काबिज कर सकते हैं पूर्ण रूपे ना, तभी तो नया आया था मैकमिलन के अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी भेजी थी। एंड मैकमिलन का सबमिटेड रिपोर्ट है, उसका सबमिटेड रिपोर्ट है टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट कि इंडियंस आर बिलीव्ड इन द वेदास। उनको अगर हिलाना है तो वेदास के सिवा उनको हिला नहीं सकते। व्हाई? सो ही गेव द वेरी गुड रीजनिंग और दैट, ही गेव द रीजनिंग दैट मुस्लिम्स आर एंटर्ड इन ईरान। ये मुस्लिम कंट्री नहीं थे पहले, ये सब पारसी कंट्रीज है। आप सब ये टाटा वाले जो है ना, टाटा गोदरेज, ये जितने भी पारसी लोग हैं ये सब वहाँ से आए हुए है ना, आपको पता होगा उनका हिस्ट्री, वो सब वहाँ से आए हुए हैं। वाडिया आदि ये सभी पारसी है, वो वहाँ से आए हुए हैं। अभी तो बहुत इतने घुल मिल गए कि हमको पता ही नहीं है कि ये लोग विदेशी है करके। तो ये कंट्रीज पहले मुस्लिम्स नहीं थे, लेकिन मुस्लिम वो कंट्री में एंटर कर दिए एंड जस्ट 50-60 साल में वो पूरा का पूरा कंट्री क्या बन गया, मुस्लिम कन्वर्ट हो गया। क्रिश्चियंस बिफोर ब्रिटिशर्स कमिंग टू इंडिया, क्रिश्चियन जहाँ जहाँ के गए, अमेरिका वॉज नॉट क्रिश्चियंस, अमेरिका क्रिश्चियंस नहीं है ना, अमेरिका का अपना रेडियंस करके उनका अपना आइडेंटिटी है। आज भी आप अमेरिका में जाओगे तो उनके वहाँ पे कई सारे धर्म है, डीप इन अमेरिका आप जाओगे तो कई सारे धर्म को पालन करते हैं। बट एज सून एज ब्रिटिश एंटर्ड ओवर देयर, कॉलोनी कंसेप्ट को देखो ना, 1700 सेंचुरीज का इतिहास को अगर देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने एंटर कर दिया, एंटायर अमेरिका बिकम क्रिश्चियंस, ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया। देन दे वाज सर्चिंग कि इंडिया में ये सब कैसे करेंगे, एंड देन दे फाउंड आउट कि 400 साल मुस्लिम ने राज किया। ब्रिटिश आने के पहले, अगर ब्रिटिश 1800 सेंचुरी से अगर पकड़ो, उसके पहले तो व्यापारी थे, लेकिन रूल करने के लिए 1800 सेंचुरी में उन्होंने ट्राई किया। उसके पहले मतलब 1200 सेंचुरी टू 1800 सेंचुरी, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 500 साल कृष्ण ने रूल किया इंडिया के ऊपर, मुस्लिम से रूल हुआ। बट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैविंग द क्वेश्चन कि 500 साल मुस्लिम ने रूल करने के बाद व्हाई दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द मुस्लिम्स, क्यों कन्वर्ट नहीं करवाए, जबकि बाकी का हिस्ट्री क्या बता रहा है, 50 साल, 60 साल, 100 साल पूरा कंट्री मुस्लिम, यहाँ क्यों नहीं कर पाया। दैन मैकमिलन फाउंड इट, दे बिलीव वेरी डीप इनटू द वेदास। वेदास के ऊपर, वेद शास्त्र पुराण आदि के ऊपर इंडियन इतना भरोसा करते हैं, इतना बिलीव है उनका, जब तक उनके वो बिलीव के लिए कोई आप उससे बेस्ट कुछ नहीं देंगे तब तक वो चेंज नहीं होने वाले। अदर यू शुड हैव समथिंग बेस्ट देन दैट। वेद, पुराण, भगवद गीता, उपनिषद आदि जितना सारा वैदिक लिटरेचर है, उससे कुछ बेस्ट उनको दे दो तो उसको फॉलो करेंगे, और इसको फॉलो करना छोड़ देंगे। देन दे फाउंड आउट कि उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। दे फाउंड आउट बाइबल कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द भगवद गीता, इन फ्रंट ऑफ द एनी वैदिक बुक, अदर नॉट कुरान इज गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द एनी वैदिक बुक। तो फिर इनको वेदों से अच्छा तो कुछ दिया ही नहीं जा सकता। तो अगर कुछ दिया नहीं जा सकता तो ये चेंज नहीं होने वाले, ये जो है उसी को पालन करेंगे, है ना, जितना है उसी को पालन करेंगे। आप कितना भी बड़ा आजकल नास्तिक ढूंढो, एथिस्टिक ढूंढो, कई सारे अमीर व्यक्ति देखो, वो कुछ ना कुछ वैदिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं।
बराबर है ना। जितने सारे क्रिकेटर्स है या फिल्म स्टार है, उनके गले में, हाथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धागे, कुछ ना किसी प्रकार की चीज़ें क्या होती है, बंधी हुई है। देखा होगा थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। दे आर बिलीवर्स ऑफ, स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ वेदास, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अभी वेद से अगर अच्छा उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, देन व्हाट टू डू, डिस्ट्रॉय देयर फेथ्स इनटू द वेदास। वेद के ऊपर फेथ डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, मैककुलन तो रिटर्न चला गया, दे सेंट अनदर टीम। जो टीम आई, जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखा, वेदों को सीखा और वेदों को पढ़ाना चालू कर दिया। सीख के क्या चालू कर दिया, पढ़ाना। बट इन नाउ विच वे, द वे दे वांट। वेदों को संस्कृत सीखा, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके फिर से पढ़ाना चालू किया, लेकिन किस तरीके से, जैसा वो चाहते थे। ये सिचुएशन, ये पीरियड है 1800 से 60 से लेकर ये चालू हुआ है, 1860-65 से ये चालू हुआ है। इसलिए उस वक्त के कॉलेजेस में देखो कौन कौन लोग थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, और भी कई सारे नाम गिने जा सकते हैं जो उस पीरियड में थे ना। स्वामी विवेकानंद के पहले रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र राय, ये सही सारे नाम हैं। ये सभी उन कॉलेजेस में पढ़े जहाँ पे वेदों को गलत से सिखाया गया, और इन लोगों ने उसके खिलाफ उठे भी हैं ये लोग कि तुम लोग गलत पढ़ा रहे हो करके, ऐसा नहीं लिखा है वेदों में, बिकॉज दिस पीपल नो संस्कृत, सो दे नोज व्हाट इज ओरिजिनली। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना सिस्टम बंद नहीं किया, और उसके वजह से उन्होंने हमें ये कन्विंस कर दिया दैट व्हाट यू आर हैविंग दैट इज व्हाट अ माइथोलॉजी। हमारे पास है 500